dear students, and welcome to my channel Memorial Classes। बहुत दिनों बाद आपके बीच आने का अवसर मिला है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे और इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो आइए अपना समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम आपके में डिस्कशन करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1, जिसका नाम होगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, जिसको कहेंगे हिंदी में परिमेय संख्याएं, इसी का आज हम डिस्कशन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ, परिमेय संख्याएं। प्रश्न ये है कि रेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज द रेशनल नंबर, या परिमेय संख्याएं क्या है। तो हम देख लेते हैं, इसका एक गजब का डिफिनीशन होगा, बड़ा आसान होगा। आप अगर अपना ध्यान कंसंट्रेट करके बैठे रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपको भरपूर समझ में आएगा। जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर ले जाएं, जिसे हम P बटे Q के रूप में, जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर ले जाएं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, P और Q दोनों पूर्णांक हों, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो Q हो, हर हो, वो शून्य ना हो। जैसे एक उदाहरण के रूप में लें, जैसे हम आपके बीच कहें कि 3/2, 6/5, 7/10, ऐसे आदि संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी जा सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों P अपान Q के रूप में लिखे गए हैं, और साथ साथ P भी, यानी 3 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। और कहा कि Q का मान शून्य ना हो, यानी जो हर है वो किसी में 0 नहीं है। इसलिए दी गई जितनी भी भिन्न होंगी, सब क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे हाँ, 0 भी, यानी शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे कैसे शून्य भी एक परिमेय संख्या कैसे होगी। तो क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक है, कहा है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो चलिए हम 0/1 लिखकर दोनों को एक पूर्णांक बना दिए। शून्य भी एक पूर्णांक हुआ और 1 भी एक पूर्णांक हुआ। इस तरह से शून्य भी हमारा एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। शून्य भी हमारा एक पूर्णांक होगा, उसको बटे 1 में लिखकर हम एक रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था रेशनल नंबर के विषय में। परिमेय संख्या के विषय में कुछ पहचान होती है परिमेय संख्या की, जिसको जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर की क्या पहचान होती है? पहली शर्त तो आप देखिए, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आएगी, और क्या इसकी पहचान होगी। पहली शर्त इसमें देखेंगे आप कि जो रेशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अर्थात एक निश्चित बिंदु के बाद कट जाते हैं। जैसे हम कहें कि 4/5 ले लिए, 4/5, जब इसको हल करेंगे दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 40। ऐसे आप देख सकते हैं, भाग करेंगे तो 4 0 5 0 0 4 आया, दशमलव लगा 0, 5 40। इस तरह से जो उत्तर होगा 0.8 होगा, यानी एक निश्चित बिंदु पे जाकर कट गया, यानी एक टर्मिनेटिंग हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि यह रेशनल नंबर की ये भी पहचान होती है कि वह निश्चित स्थान पे जाकर कट जाते हैं, पूरी तरह से कट जाते हैं।
और दूसरी पहचान इसकी है कि अगर कटेगा नहीं तो रिपीट होगा, यानी रिपीटिंग का भी क्वालिटी इसमें आता है। तो देखेंगे जैसे 1/3 ले लें, 1/3 जब इसको हल करेंगे तो 0.333 डॉट 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 यानी अनंत तक ऐसे जा रहा है। अब देखिए एक ही पूर्णांक बार बार रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे क्या एक ही पूर्णांक रिपीट होना चाहिए? नहीं, यानी निश्चित पूर्णांक ऐसे जैसे 2 भी पूर्णांक जैसे 3 के स्थान पे क्या बल्कि 15 15 15 बराबर आता जाए ऐसे किसी परिमेय संख्या में, यानी रिपीटिंग हो, यानी जो भी प्रोपोर्शन हो सब रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक पहचान हो गई कि यह एक परिमेय संख्या। इसको मानकर हम 3 पे ऐसे बार लगाकर 3/9 के रूप में लिखेंगे। अब आप कहेंगे 3/9 कैसे आएगा, तो इसकी भी प्रक्रिया आगे आपको सिखाई जाएगी। लेकिन आपको इतना सीखना है कि अगर कोई भी यानी कोई ऐसा पूर्णांक हो जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता हो तो भी एक पहचान है रेशनल नंबर की। और ये भी एक पहचान है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एक पॉइंट के बाद जाके कट जाते हैं। तो दोनों आप देख लिए कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख ले जाए, या पॉइंट के बाद जो कट जाता हो, या पॉइंट के बाद कुछ पूर्णांक बार बार रिपीट होते हो, तो उन्हीं को हम रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर बात निकल के आएगी कि अगर ये रेशनल नंबर है तो सीखना होगा हमें कि अपरिमेय संख्याएं कौन हो गई। परिमेय संख्याएं तो सीख ले गए, सीखना है अब अपरिमेय संख्याएं। आप अपना कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे, साथ में नोट करते भी चलेंगे, जिससे अध्ययन करने में कोई असुविधा आपको ना हो। देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं यानी जिसे हम P/Q के रूप में ना व्यक्त कर पाए। ये तो सिंपल परिभाषा हो गई। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं वो उसी को इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये भी इसकी एक पहचान होती है कि ना तो पॉइंट पे जाके कटते हैं, पॉइंट के बाद किसी स्थान पे जाके कटते हैं, और ना ही बार बार इनमें रिपीटिंग की क्वालिटी होती है। तो ये था अपरिमेय संख्या। जैसे हम कहते हैं ऐसे 3.24639 ऐसे अनंत तक चला जा रहा है। तो ये ऐसे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अर्थात पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा पूर्णांक है नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है या पॉइंट के बाद जाके कहीं कट रहा है। तो इस तरह से इसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। और एक विशेषता होती है परिमेय संख्या की कि जो सांकेतिक अक्षर होते हैं, जैसे सांकेतिक अक्षर में हम पाई ले लें, सांकेतिक अक्षर हुआ तो पाई भी का परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखेंगे पाई का मान होता है, यानी पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इतना हो गया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि रूट में दी गई संख्याएं जिनका कंप्लीट वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता, वो होती है कौन? इरेशनल नंबर। जैसे हम कहें कि √3, √5, √6, तो ये इनका कंप्लीट वर्ग निकल के नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगी? इरेशनल नंबर होंगी। लेकिन अगर कहें आपसे √4, तो आप कहेंगे इनका कंप्लीट वर्ग 2 निकल के आता है, तो इस तरह से √4 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। लेकिन जिनका कंप्लीट वर्ग नहीं होता वह अपरिमेय इरेशनल नंबर कहलाती हैं। तो इस तरह से आपने सीख लिया। अब हम इन्हीं परिमेय संख्याओं को सीखेंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शन। कैसे इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे ये हम आज ही सीखेंगे, देखेंगे। संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शन होता परिमेय संख्याओं। जैसे हम कहें 3/2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, फिर आपसे कह दें कि -1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आप ऐसे एक नंबर लाइन जनरेट कर लीजिए। एक स्थान यानी मध्य बिंदु पे हम
मध्य बिंदु को जीरो से इंडिकेट करेंगे। इस जीरो के दाईं ओर, इधर दायां इंडिकेट करेंगे, दाईं ओर जो मान होता है वो धनात्मक लिखा जाता है और इस जीरो के बाईं ओर जो मान दर्शाया जाएगा वो ऋणात्मक दर्शाया जाएगा। तो आप समझ लिए होंगे। अब इस नंबर लाइन को समान इकाई के बिंदुओं में विभाजित करते हैं। समान के जैसे सबके बीच की दूरी समान हो, एक पॉइंट यहाँ, 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 ऐसे ऐसे बना लेंगे समान इकाई पे दोनों तरफ। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये नंबर लाइन जनरेट करके जीरो बनाया, उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाना है और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांकों को। या फिर ये तो पूर्णांकों का प्रदर्शन, जैसे पूर्णांकों को दिखाना होगा तो जैसे एक पूर्णांक, 2, 3, 4, 5, इधर ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5, तो ये पूर्णांकों का प्रदर्शन हुआ। लेकिन हमको सीखना है नंबर लाइन यानी परिमेय संख्या पर परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन। तो चलिए पूर्णांकों को तो आप देख लिए, अब हम सीखेंगे इन्हीं पूर्णांकों के मध्य में ही इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है परिमेय संख्याओं को। इसको परिमेय संख्या इन्हीं पूर्णांकों के मध्य, जैसे शून्य भी एक पूर्णांक है और यहाँ अगर हम एक कर दें, एक पूर्णांक है तो इसी एक के बीच में कहीं ना कहीं 1/2 भी आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, छोड़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमको सीखना है भिन्नों को यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, तो चलिए 3/2 को दर्शाइए। आप कहेंगे 0 से लेकर 3 विस्थापन दाईं ओर दूरी तय करने पे, क्योंकि इसका जो अंश वो 3 है तो 3 विस्थापन चलेंगे दाईं ओर, क्योंकि मान धनात्मक है और जो भी इंडिकेट करेंगे उसका हर 2 होगा। तो चलेंगे जैसे 1/2, 2/2 और 3/2। तो इस तरह से हमने देख लिया कि संख्या रेखा पर इस तरह से परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन, परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे प्रदर्शन देख लिया, यह 1/2, 2/2, 3/2, फिर यहाँ 4/2 है ना। तो अगर हम इसको काट दें बच्चों ऐसे, तो 2 1 2 यानी एक पूर्णांक यहाँ पर हुआ, अर्थात 0 और 1 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है? 1/2। फिर अगर इसको हम काट दें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अर्थात 1 और 2 पूर्णांकों के बीच कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है? 3/2। तो देख सकते हैं आप 3/2 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। हाँ चलिए, अब ऐसे -1/2 तो इधर जो होगा ऋणात्मक -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, ऐसे ही हम परिमेय संख्याओं को, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, नंबर लाइन पे उनको प्रदर्शित करते हैं। आगे हम सीखेंगे, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान पूर्णांकों का या परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे निरपेक्ष मान कैसे निकालेंगे। जैसे हम कह दिए कि -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। अगर निरपेक्ष मान कहा है तो उसको मान के साइन में इंडिकेट है। निरपेक्ष मान का जो सिंबल होता है, साइन होता है, वो इस तरह का होता है, यानी -3 को मान के अंतर्गत रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि निरपेक्ष मान किसी भी संख्या परिमेय संख्या का अचिह्नित संख्यात्मक मान होता है। मान के सिंबल से जब हम पूर्णांक को बाहर करते हैं, रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को बाहर करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सिंबल लेते हैं, निगेटिव सिंबल नहीं लेते। अगर ये माइनस है तो इसका पॉजिटिव सिंबल लेंगे तो 3 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर हम कहें कि -1/2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो ऐसे आप करेंगे, मान का चिन्ह लगाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस के स्थान पे धन 1/2 हो जाएगा। इस मान धनात्मक अगर होता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अर्थात वो खुद सिंबलाइज होता है कि यह धनात्मक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। तो इस तरह से 1/2 इसका -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा।
तो इस तरह से हमने निरपेक्ष मान भी सीख लिया। अब आते हैं अपने इस चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 की ओर। प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ तो प्यारे बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1, जिसको 5 भागों में बांटा गया है और कहा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो अब पहला जो प्रश्न है, शून्य एक सबसे छोटी परिमेय संख्या है, क्या ये कथन सत्य है? आप कहेंगे कथन असत्य है, क्योंकि शून्य से भी छोटी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से ये कथन असत्य होगा। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? हाँ कहेंगे हाँ, जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि सबके बटे हम एक लिख सकते हैं। जैसे 0 भी एक पूर्णांक बटे 1, 3 बटे 2, 4 भी एक पूर्णांक उसके बटे 3, या 5 भी पूर्णांक उसके बटे 1 करके हम रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो गई। आप याद रखेंगे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। जैसे शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। परिमेय संख्या 9/4 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो शून्य के बाईं ओर, तो कहा कथन एकदम सत्य है बच्चों, ये कथन सत्य है और ये भी कथन सत्य है। कैसे? एक नंबर लाइन जब आप ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर 0 मध्य बिंदु मिलेंगे और इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक मान लाएंगे, तो 9/4, 9/4 एक निश्चित स्थान पे 1 2 3 ऐसे आएगा 9 विस्थापन विपरीत दिशा में जब तय करेंगे तो 9/4 बाईं ओर आएगा और बायां कहाँ है, तो इसलिए हमारा कथन सत्य होगा, ट्रू होगा। अब चलिए, परिमेय संख्या 12/17 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। आप कहेंगे गलत है, क्यों? क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्याएं शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। आप जान गए होंगे। चलिए, अब पांचवा है, परिमेय संख्या 1/2 तथा -3/2 संख्या रेखा पर शून्य की विपरीत दिशा में स्थित है। आप ऐसे एक आकृति जनरेट करेंगे, नंबर लाइन जनरेट करेंगे और मध्य बिंदु 0 मानेंगे। 0 के दाईं ओर जितने पूर्णांक होंगे सब धनात्मक होंगे। आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे पूर्णांक है -3 ऋण 2, तो ये माइनस कैंसिल करके हम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे। जैसे 3/2 अब हो गया, यानी धनात्मक पूर्णांक जो होगा समान इकाई पर 3 बिंदु बनाएंगे और 3/2 इधर आएगा और 1/2 जो होगा 0 के और 1 के बीच होगा, ऋण 1/2 1/2 -1/2। तो आप देख सकते हैं 0 के बाईं ओर है और ये 0 के पूर्णांक दाईं ओर है। तो आप देख सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि शून्य के क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है, अलग अलग दिशा में। आप कहेंगे हाँ, ये शून्य के विपरीत दिशा में स्थित है, इसलिए हमारा कथन सत्य होगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। हाँ तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, जिसमें है कि कौन सी परिमेय संख्या शून्य के दाईं ओर है और कौन सी परिमेय संख्या शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो आप एक ऐसे आकृति क्या नंबर लाइन जनरेट करेंगे। ऐसे मध्य बिंदु को अगर हम शून्य से व्यक्त करें तो समान इकाई दूरी पर हम परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते चलेंगे। जैसे पहला है 5/2, चूंकि ये धनात्मक है बच्चों, धनात्मक है, तो बताइए, हमने कहा था कि दायां शून्य के इधर होता है और धनात्मक मान जो होता है दाईं ओर लिखा जाता है। सिर्फ आपको बताना है कि 5/2 दाईं ओर होगा कि बाईं ओर, तो धनात्मक होने के कारण आप क्या कहेंगे कि 5/2 दाईं ओर स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो आप कमेंट करिए, बताइए कि ये 7/-5 शून्य के बाईं ओर होगा कि दाईं ओर। आप कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या है, शून्य के
बाईं ओर स्थित होती है तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा बायां ओर, बाईं ओर होगा। चलिए, हमने अभी आपको सिखाया कि अगर अंश और हर दोनों माइनस माइनस में हो तो उनको पॉजिटिव बना लेंगे, उनका माइनस काट देंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे और उत्तर आएगा 8/3। तो 8/3 की धनात्मक है चूंकि, इसलिए दाईं ओर होगा। तो आप यहाँ व्यक्त करेंगे कि दायां ओर हो, दाईं ओर होगा, इधर दाएं ओर, दाईं ओर। चलिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब आप कमेंट करके बताइए इधर क्या लिखें, दाईं ओर लिखे कि बाईं ओर। आप कहेंगे माइनस है, चूंकि ऋणात्मक है इसलिए ये बाईं ओर स्थित होगा। शून्य के किस ओर होगा बच्चों? बाईं ओर स्थित होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को भी डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको कॉपी पे उतार भी सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। कहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दर्शाइए। तो आप एक ऐसी आकृति जनरेट करेंगे, आकृति फिर बोल रहे हैं बल्कि आप कहेंगे नंबर लाइन जनरेट कीजिए। ऐसे नंबर लाइन जनरेट कर लेंगे। मध्य बिंदु को अगर 0 से इंडिकेट कर देते हैं तो आपको हमने सिखा दिया है पहले से ही कि 0 के दाईं ओर जो मान रखे जाएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू उनकी होगी, अर्थात तो धनात्मक होगा, और बाईं ओर जो व्यक्त किया जाएगा वो सब ऋणात्मक होगा। चलिए, धनात्मक वैल्यू दिया पहले से 5/2, 5/2 धनात्मक है इसलिए दाईं ओर होगा। हर 2 है तो जितनी भी परिमेय संख्या है हम इस नंबर लाइन पे व्यक्त करेंगे, सबका हर 2 रखेंगे। तो जब 5/2 है तो हम लिख सकते हैं कि 5 विस्थापन दूरी दाईं ओर तय करने पर चलिए 5 विस्थापन दूरी तय कीजिए। इधर बच्चों दाईं ओर। चलिए, समान इकाई पर बिंदुओं को इंडिकेट कर दें ऐसे और लिखें यहाँ पर 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और यहाँ होगा 5/2। आप दिख रहा होगा 5/2 आपको मिल गया। यानी कितने विस्थापन दूरी? यानी 0 से लेकर 5 विस्थापन दूरी, यानी 0 से 5 विस्थापन दूरी दाईं ओर तय करने पर, यहीं से यानी 1, 2, 3, 4, 5 रेखा पर दर्शाइए। बच्चों की 7/4 ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये भी 0 के दाईं ही ओर स्थित होगा। और हर कितना है? 4, सबका हर हमको 4 में लेना होगा। और कितने विस्थापन दूरी दाईं ओर तय करोगे? अंश 7 है तो आप कहेंगे 7 विस्थापन दूरी दाईं ओर ले जाने पर तो होगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और यहाँ आ जाएगा 7/4। क्या बटे 4? 7/4। तो इस तरह से यही हमारा यानी 0 से लेकर 7 विस्थापन दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर 7 विस्थापन दूरी हम दाईं ओर तय किए और हमको जो परिमेय संख्या मिली वो 7/4 मिली। यही है संख्या रेखा पर 7/4 का प्रदर्शन। अब देखेंगे आगे हम देखें -6/5 बच्चों का। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसको बाईं ओर इंडिकेट करें कि दाईं ओर। आप तुरंत उत्तर देंगे कि इसको हम बाईं ओर ले जाएंगे क्योंकि मान जो वैल्यू है ऋणात्मक है। तो चलिए, हमने कहा कि कितने विस्थापन दूरी, तो आप लिखेंगे 6 विस्थापन, यानी 0 से लेकर 6 विस्थापन दूरी विपरीत दिशा में तय करने पर, विपरीत दिशा में
किस दिशा में? विपरीत दिशा में। चलिए शून्य से लेकर 6 विस्थापन दूरी विपरीत दिशा में तय कीजिए। समान इकाई पर बिंदु को इंडिकेट कर लेंगे ऐसे। हमने अब हर 5 सबका हो गया, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं बाईं ओर होगी। -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5। तो 6/5 को ही लेना था, तो यानी 6 विस्थापन दूरी हम किधर तय किए हैं बच्चों? विपरीत दिशा में। यही है नंबर लाइन पर -6/5 का प्रदर्शन। इतना हम सीख लिए। लास्ट है बच्चों 5/8। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ले जाएंगे दाईं ओर। ऐसे नंबर लाइन जनरेट किए, मध्य बिंदु को 0 से इंडिकेट किए और हर 8 है इस बार। और कई विस्थापन दूरी आप चलेंगे दाईं ओर, मान धनात्मक है तो आप कहें 5 विस्थापन दूरी दाईं ओर तय करने पर। तो चलिए समान इकाई पर बिंदु को इंडिकेट ऐसे कर लेंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। तो 5/8 यानी सिर्फ 5 विस्थापन दूरी ही हमको दाईं ओर लेना था। तो यही था नंबर लाइन संख्या रेखा पर 5/8 का प्रदर्शन। और फिर कहा कि -5/8 दूरी तय कीजिए तथा -5/8 इसी नंबर लाइन पर -5/8 को भी हमको दिखाना है। तो चलिए ऋणात्मक है, चूंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती हैं वो किधर व्यक्त की जाती है बच्चों? आप कहेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो होंगी वो बाईं ओर होंगी, अर्थात -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। यही था नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर -5/8 का प्रदर्शन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 का भी डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन 4 को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं। पूछा है कि निरपेक्ष मान बताइए। कौन सा? किस पूर्णांक का? -3 का। तो इसको माड के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि निरपेक्ष मान का सिंबल माड होता है। ऐसे हमने आपको सिखाया था अभी एग्जाम्पल के तहत कि जो माड के अंतर्गत अगर माइनस का चिन्ह है तो हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आए। तो हम इसको माइनस की पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो आएगा 3। -3 की पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी 3। यही आपका आंसर होगा। इसको भी लेंगे -3/8 को माड के अंतर्गत जब ऐसे रखेंगे तो हमने कहा कि -3/8 चूंकि ऋणात्मक है परिमेय संख्या, जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, होगा आंसर 3/8। चलिए 7/13 पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/13। 9/11 को ऐसे माड के अंतर्गत रखकर इसको हल करेंगे और आंसर होगा 9/11, क्योंकि निरपेक्ष मान में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल कर आती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 का भी डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ए रहा। हाँ तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 4A आप देख सकते हैं। इसको हम हल करेंगे, पहले से ही माड के अंतर्गत रखा है, अर्थात पहले इसका हम निरपेक्ष मान निकाल लेंगे। तब पहले तो हम माड के अंतर्गत इसको हल कर लेंगे, अंत में जो आएगा उसका हम निरपेक्ष मान निकाल लेंगे। यानी पहले इसको हल करेंगे ऐसे ही, यानी जो सॉल्यूशन होगा इस माड के अंतर्गत ही होगा, अंदर ही होगा। जैसे 3 गुणा करिए 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 बटे 5 तिहाई 15। अब ऐसे माड का चिन्ह आप रखेंगे और इसको हल करेंगे। 10 में से 1 गए, 9 गए, 1 होगा 1/15। हमने कहा कि माड के अंतर्गत हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आती है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू पहले से ही दिया है। हमारा जो आंसर होगा 1/15 होगा।
कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माड के अंतर्गत इसको भी हल करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, फिर गुणा करें 9 त्रिक 27 यानी -27 होगा, प्लस का निशान है 11 सते 77 होगा बटे 7 त्रिक 21 माड के अंतर्गत ऐसे आप रख लेंगे। चलिए विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, यानी अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो उनको हम घटा लेंगे। बड़े में से घटाइए 7 में से 7 गए 0 और 7 में से 2 गए 5। याद रखेंगे सिंबल किसका रखेंगे, जो पूर्णांक बड़ा होगा उसी के सामने वाला चिन्ह रखा जाएगा। तो 77 बड़ा है 27 से, इसके सामने प्लस है तो यानी प्लस 50 बटे 21 होगा, इसी को माड के अंतर्गत रखेंगे। अब आप आंसर तत्काल बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू 50 बटे 21, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है सी में दिया है कि -3 बटे 5 गुणे -3 बटे 11, इसको भी माड के अंतर्गत रखा है। तो आप जानते हैं जब परिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। तो आइए बच्चों इसको सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। 11 तिहाई 33 -33 होगा और गुणे और 5 तिहाई 15, हमने कहा अंश का गुणा अंश में करना और हर का गुणा हर में। तो चलिए अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो अंश का गुणा अंश में 3 त्रिका 3 तिहाई 9 होगा और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो यानी 9 बटे 11 पचे 55, बट इसको माड के अंतर्गत रखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 9 बटे 55 निकल के आएगी। कितना बटे बच्चों? 9 बटे 55। हाँ देखेंगे सी में दिया है -3 बटे 5 गुणे -7 बटे 11 को हल करना है। तो हम अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे माड का चिन्ह लगाते हुए, अर्थात 3 सते 21 माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 11 पचे 55। माड को हल करेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 11 बटे 55 निकल के आएगी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए डी वाले पे आते हैं। डी में दिया है बच्चों -2 भागे 1 बटे 6, -2 भागे 1 बटे 6 माड का सिंबल है। आपको हम सिखा चुके हैं कि अगर कोई ऐसे पूर्णांक हो तो उसको बटे 1 में रख के परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे, भिन्न के रूप में। जैसे -2 बटे 1 भागे 1 बटे 6 बना लिए। आप अच्छी तरह से इसके पहले सीख चुके हैं कि जब भाग को हम जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो बाद वाली जो भिन्न होती है वो उलट जाती है। जैसे -2 बटे 1 गुणे हो जाएगा 6 बटे 1। अभी आपको हमने सिखाया कि अंश का गुणा अंश में करिए और हर का गुणा हर में। तो हर का गुणा हर में और अंश का अंश में करते हैं जब, तो -6 दूनी 12 बटे 1 का नाम 1 आएगा। 1 से जब 12 भाग करेंगे तो 12 निकल के आएगा माड के अंतर्गत। और हमने आपको सिखाया कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 12 होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 का भी डिस्कशन कर लिया। आते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन 6 प्रश्नावली 10.1 का ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया, सत्यापित कीजिए कि आप बायां पक्ष को हल करते हैं जब तब जो मान आता है और दाएं पक्ष को जब हल करते हैं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है, समान आती है। यही हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो आइए माड के अंतर्गत ही इस सवाल को हल करते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा माड के अंतर्गत, तो ये गुणा करेंगे 11 सते 77 धन 13 बचे 65 बटे 13 सते 91 बराबर का सिंबल मध्य में रख लेंगे। चलिए पुनः इस माड को हल करें हम। माड के अंतर्गत जब हल करेंगे तो माड का चिन्ह हटेगा और उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, अर्थात 11 बटे 13 और यहाँ धन, इसको हल करेंगे तो 5 बटे 7 होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हल करते हैं, जोड़ते हैं इसको माड के अंतर्गत ही।
तो जोड़िए 7 5 12 और 7 6 13 1 14, यानी 7 5 12 7 6 13 1 14 बटे 91 ऐसे माड का सिंबल लगा दिए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं तो तिरिया गुणा इसमें करिए 11 सत्ते 77 धन 13 पचे 65 बटे 13 सत्ते 91। अब इस माड को जब हम हटाएंगे अगले स्टेप में तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी 142 बटे 91 बराबर का सिंबल लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 7 6 13 1 14 बटे 91। आप खुद देख सकते हैं कि बायां पक्ष का जो मान आया है और दाएं पक्ष का जो मान है दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अब आते हैं इसी क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 की ओर, जिसमें दिया है ये आपका क्वेश्चन होगा। इसको जब आप हल करेंगे, अब आप हल करना सीख चुके होंगे, हालांकि आप हल करेंगे लेकिन एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं माड का ऐसे चिन्ह लगाएंगे, अंदर हल करेंगे तो 3 1 3 -3 प्लस ये गुणा करिए 7 दूनी 14 बटे 7 21। इसमें दिखाना आपको कि दायां पक्ष जो होगा, ये दायां पक्ष जो होगा वो बड़ा होगा किससे? बाएं पक्ष से। क्या हमेशा ही बड़ा आता है? अंत में जब हल करेंगे तभी सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। आपको हमने सिखाया है कि माड का सिंबल है, माड का सिंबल जब हटाएंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 1/7 होगा, -1/7 को 1/7 से व्यक्त करेंगे, प्लस 2/3 आएगा यहाँ पे निकल के। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो आप सीख चुके होंगे कि माइनस और प्लस एक पूर्णांक माइनस हो, यानी जब दो विपरीत आसमान चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाते हैं, घटाएंगे यानी 14 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना? 14 में से 3 11 बटे 21। देख सकते हैं आप 11 बटे 21 आ गया। अब सिंबल किसका लेंगे? हमने आपको सिखाया पहले से कि अगर दो पूर्णांकों को घटाते हैं, जो पूर्णांक बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह रखेंगे। तो 14 बड़ा उसके सामने प्लस है तो प्लस 11 बटे 21 होगा। इसको माड के अंतर्गत ऐसे रखिए। इसको हल करेंगे तो जब इसको हल करेंगे 1 3 3 और प्लस 7 दूनी 14 बटे 7 21। चलिए इस माड को अब जब हटाएंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 11 बटे 21 और बड़ा का सिंबल दिखाएंगे तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 बटे 21। आप देख सकते हैं कि दायां पक्ष जो होगा बाएं पक्ष से बड़ा, अर्थात ये दायां पक्ष बड़ा है। तो हम इसको सत्यापित कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन 6 के पार्ट 3 की ओर। हाँ तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दायां पक्ष को बड़ा दिखाना होगा, सिद्ध करना होगा। तो आइए इसको हल करें। तो माड के अंतर्गत इसको हम लेंगे यानी 5/4 और ऋण प्लस माइनस का जो गुणा है, बीच में गुणे का सिंबल है, प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है, यानी -3/4। बड़े का निशान लगा देंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5/4, यहाँ प्लस का निशान है और इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी -3/5 का 4 का निरपेक्ष मान जब निकालेंगे इसका पॉजिटिव वैल्यू 3/4 निकल के आएगा। यहाँ तक आप सीख लिए। चलिए इसको त्रिय गुणा करिए 5 चौके 20 -4 तिहाई 12 4 चौके 16 माड के अंतर्गत रख लिए। इसको बड़ा दिखाएंगे दाएं पक्ष को। चलिए 5 चौके 20 प्लस 4 तिहाई 12 बटे 4 चौके 16। चलिए अब इसको हल करते हैं तो ये घटेगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 होगा, 8/16 माड के अंतर्गत रख लिए। इसको बड़ा दिखाना, जोड़ेंगे तो होगा 32/16। आप बड़े आसानी से गौर कर रहे होंगे कि माड के अंतर्गत पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे तो 8/16 से बड़ा होगा 32/16। तो इस तरह से हमारा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष से बड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। माड के अंतर्गत जब रखेंगे तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे। जब विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस से उत्तर निकल के आता है। माइनस में 16×5 = 65 यानी -65 बटे और 9 छक्के 54
मॉड के अंतर्गत रखेंगे, क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो मॉड को जो हल करेंगे चिन्ह हटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 5/6 गुणे यहाँ होगा 16/9। चलिए इसको हल करिए। मॉड का जब चिन्ह हटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू 65/54 होगी बराबर 16/5 65/9 छक्के 54। तो आप देख सकते हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों बराबर हैं। इस तरह से हमारा एक कथन सिद्ध हो गया। अब आते हैं पार्ट, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। आइए देखते हैं कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपको सिखाया गया है कि पहले मॉड के अंतर्गत ही हम इसको हल करेंगे। तो ऐसे आप हल करेंगे यानी 0/1 प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा यानी 6/7 मॉड के अंतर्गत रखेंगे। और इसको आपको सिखाए हैं कि मॉड के अंतर्गत हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अर्थात 0/1 और यहाँ प्लस ही लेंगे। और इस मॉड के अंतर्गत जब हल करेंगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी 6/7। तो अब चलिए आगे वाला स्टेप देखते हैं। जब इसको हम 3 गुणा करेंगे तो 7 0 0 1 छक्के 6/7 एकम 7 मॉड के अंतर्गत से रख लेंगे। और इसको हल करेंगे 7 0 तो 0 होगा प्लस 1 छक्के 6 होगा बटे 7 एकम 7। हाँ, अब इसको जब हम हल करेंगे अंदर तो -6 आएगा, जब घटाएंगे तो -6/7 मॉड के अंतर्गत रखेंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा 6/7। चलिए अब इस मॉड के चिन्ह को जब हटाएंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 6/7 निकल के आएगी। 6/7 बराबर 6/7 अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। आइए इधर हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके निरपेक्ष मान हैं 9/11 अर्थात कौन कौन सी ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके निरपेक्ष मान 9/11 निकल के आएंगे। तो आप 9/11 का जो निरपेक्ष मान होगा -9/11 नहीं, कहा है कि जिनके निरपेक्ष माने कौन सी ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं। तो दो परिमेय संख्याएं ढूंढेंगे -9/11, एक होगा 9/11। इन्हीं का निरपेक्ष मान जब निकालेंगे तब कितना आएगा 9/11 होगा। आइए अब 3, कौन सी ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिसका निरपेक्ष मान 3 आता है। तो दो परिमेय संख्याओं में -3 ले लेंगे और फिर -3 ले लेंगे। अब परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे 1 इंडिकेट कर लेंगे तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन जब इसमें 1 का भाग कर देंगे तो आएगा 1/3 3 -3 और यहाँ जब भाग करेंगे 1/3 3, यही आपका आंसर होगा। अर्थात कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन दो परिमेय संख्याएं एक -3 और 3 है जिसका निरपेक्ष मान कितना होगा 3 होगा। अब आप सीख लिए होंगे। अब आइए 6/17 को ऐसे हल करते हैं। जब 6/17 को हल करेंगे तो दिया है कि हमको ढूंढना कौन सी दो परिमेय संख्याएं जिसका निरपेक्ष मान इतना होता है। तो एक होगा -6/17 और एक होगा 6/17। इन्हीं दोनों का निरपेक्ष मान कितना होगा 6/17 होगा। 1/9 को जब हल करेंगे तो यहाँ भी आंसर एक माइनस में लेंगे और एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इन्हीं का जब निरपेक्ष मान हल करेंगे तो 1/9 आएगा। आपको अगर देखना है तो देख लेंगे। -1/9 को मॉड के अंतर्गत रखेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 1/9 निकल के आएगी और साथ साथ 1/9 को जब हल करते हैं तो इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू 1/9 निकल के आती है। तो लेकिन आपका आंसर ए होंगे, ए होगा और ए होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्लास 8 का चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 हमने सॉल्व कर लिया। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे और आपको अध्ययन करने में कोई असुविधा आगे चल के नहीं आएगी। यदि हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को मेमोरियल क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ साथ दोस्तों को शेयर भी आप कर देंगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।